दिल्ली के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के बाहर सर्दियों की ठंडी हवा में लोग अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। चाय बेचने वालों की आवाज़, कुलियों का सामान ढोना और टैक्सियों की कतार, सब कुछ अपनी रफ्तार में था। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक कोना ठहराव में डूबा था। एक फटे पुराने कंबल में लिपटा रघुवीर ठंड से कांपते हुए हाथ में एक पुराना टिन का कटोरा लिए आने जाने वालों से मदद की गुहार कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और होंठ सूखे हुए। उसके सामने जमीन पर एक महिला लेटी थी, उसकी दूसरी पत्नी सुमित्रा, उम्र में करीब 35 साल। उसका चेहरा पीला, सांसें धीमी और आंखें बंद। पास में एक छोटी पोटली में कुछ कपड़े और पुरानी दवाइयों के पर्चे थे, जिनकी तारीखें कब की खत्म हो चुकी थीं। माई साहब, कुछ मदद कर दीजिए, मेरी बीवी का इलाज कराना है, रघुवीर बार बार कह रहा था। लेकिन ज्यादातर लोग बिना रुके निकल जाते। कुछ शक की नज़रों से देखते, कुछ अनदेखा कर देते। रघुवीर कभी एक छोटा सा दर्जी था। उसकी पहली शादी आरती से हुई थी, लेकिन गलत फहमियों और गरीबी ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। तलाक के बाद आरती शहर चली गई और रघुवीर ने सुमित्रा से दूसरी शादी की। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी फिर से उजाड़ दी। सुमित्रा को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए उसने गांव का घर बेच दिया, उधार लिया, लेकिन सब खत्म हो गया। अब वह दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था, उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाए। ठंड और भूख से थककर रघुवीर उसी फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी आंखें सुमित्रा के चेहरे पर टिकी थीं, जिसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। तभी भीड़ को चीरती हुई एक महिला स्टेशन से बाहर निकली। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, कंधे पर बैग। वह एक डॉक्टर थी। वह तेजी से निकल रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र रघुवीर और सुमित्रा पर पड़ी। वह रुक गई। ये, उसने खुद से बुदबुदाया। पास जाकर उसने सुमित्रा की नब्ज चेक की। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। रघुवीर ने उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डॉक्टर के चेहरे को गौर से देखा। यह चेहरा जाना पहचाना था। आरती, उसने कांपते स्वर में कहा। डॉक्टर भी उसे देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। रघु, उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। ये वही आरती थी, रघुवीर की तलाकशुदा पत्नी, जिससे वह सालों पहले अलग हो चुका था। आरती और रघुवीर की शादी गांव में हुई थी। दोनों की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन गरीबी और छोटी छोटी बातों पर अनबन ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। एक दिन तलाक के कागजों पर दस्तखत के बाद आरती ने गांव छोड़ दिया। वह दिल्ली आई, जहां उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। गरीबी में जीते हुए उसने स्कॉलरशिप हासिल की और एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन गई। लेकिन अपने अतीत को वह हमेशा भूलने की कोशिश करती थी। रघुवीर का चेहरा देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो दिन जब वह और रघुवीर एक दूसरे के साथ सपने देखा करते थे, और वो रात जब गुस्से और गलत फहमी में सब खत्म हो गया। आरती ने अपने भावनाओं को काबू में किया। रघु, अभी बातों का वक्त नहीं, पहले इनका इलाज जरूरी है। उसकी आवाज में डॉक्टर की प्रोफेशनल नज़ाकत थी, लेकिन कहीं न कहीं पुराना दर्द भी छिपा था। रघुवीर ने सुमित्रा की ओर देखा, जिसकी सांसें अब और कमजोर हो रही थीं। हाँ हाँ, चलो, वह घबराते हुए बोला। आरती ने पास खड़े ऑटो चालक को बुलाया। जल्दी, अस्पताल। ऑटो में बैठते ही उसने सुमित्रा की नब्ज फिर से चेक की और अपने बैग से ऑक्सीजन मास्क निकालकर लगा दिया। रघुवीर सुमित्रा का हाथ थामे उसे देख रहा था, जैसे उसकी हर सांस गिन रहा हो, लेकिन उसका मन उलझन में था। आरती यहाँ, इतने साल बाद, और अब उसकी पत्नी की जिंदगी उसी के हाथों में। अस्पताल पहुंचते ही आरती ने सुमित्रा को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। नर्सों को निर्देश दिए और तुरंत इलाज शुरू करवाया। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं, उसने रघुवीर से कहा। कुछ देर बाद वह वापस आई। सुमित्रा अब स्थिर है, लेकिन उसे कुछ दिन भर्ती रहना होगा। मैं खुद इलाज देखूंगी। रघुवीर की आंखें भर आईं। आरती, तुम, वह शब्दों में उलझ गया। आरती ने उसकी बात काट दी। रघु, अभी सिर्फ सुमित्रा की सेहत की बात करो, बाकी बाद में। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में पुराना दर्द और स्नेह दोनों झलक रहे थे। रात गहराने लगी। अस्पताल के गलियारे में रघुवीर अकेला बैठा था। उसका मन अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। आरती के साथ बिताए दिन, तलाक की कड़वाहट
और अब सुमित्रा की बीमारी, सब कुछ एक तूफान की तरह था। तभी आरती वापस आई। रात हो रही थी। रघुवीर अस्पताल के गलियारे में अकेला बैठा था। उसका मन अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। आरती के साथ बिताए दिन, तलाक की कड़वाहट और अब सुमित्रा की बीमारी, सब कुछ एक तूफान की तरह था। तभी आरती वापस आई। सुमित्रा को अब ऑक्सीजन की जरूरत कम है, लेकिन उसे कुछ और टेस्ट चाहिए। मैंने सब व्यवस्था कर दी है, उसने कहा। उसकी आवाज में पेशेवर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा भाव था जो रघुवीर को बेचैन कर रहा था। रघुवीर ने धीमे स्वर में पूछा, आरती, तुम इतने साल कहाँ थीं? कैसे कैसे सब बदल गया? उसकी आवाज में दर्द और सवाल दोनों थे। आरती एक पल के लिए रुकी, जैसे पुरानी यादें उसे भी छू रही हों। फिर उसने कहा, रघु, अभी सुमित्रा का इलाज पहला काम है, बाकी बातें बाद में। अस्पताल के कमरे में हल्की धूप खिड़की से छनकर आ रही थी। सुमित्रा की हालत स्थिर थी, लेकिन वह अभी भी कमजोर थी। रघुवीर उसके पास बैठा, उसका हाथ थामे था। आरती दिन में अपने अन्य मरीजों को देखती, लेकिन हर शाम सुमित्रा के पास आती। दोनों के बीच खामोशी थी, जैसे पुराने जख्म और अनकही बातें हवा में तैर रही हों। एक शाम जब सुमित्रा सो रही थी, आरती ने रघुवीर से कहा, रघु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। तलाक के बाद मैंने खुद को संभाला, पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ? रघुवीर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था। फिर सुमित्रा मिली। उसने मुझे फिर से जीने की वजह दी, लेकिन उसकी बीमारी ने सब छीन लिया। मैंने घर बेचा, उधार लिया, पर कुछ बचा नहीं। अब यहां दिल्ली में भीख मांगने की नौबत आ गई। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और लाचारी थी। आरती ने उसका कंधा थपथपाया। अब मैं हूं, रघु। सुमित्रा का इलाज पूरा होगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में पुरानी कसक थी। कई दिन बीते। सुमित्रा की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। एक सुबह जब रघुवीर और आरती अस्पताल के गलियारे में कॉफी पी रहे थे, रघुवीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, आरती, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आरती ने कॉफी का कप नीचे रखा। रघु, वो दिन गए। गलतियां हम दोनों से हुई थीं, लेकिन अब मैं सिर्फ सुमित्रा को ठीक करना चाहती हूं, और शायद हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसकी मुस्कान में उम्मीद थी, लेकिन पुराना दर्द भी कहीं छिपा था। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। तुमने सुमित्रा की जान बचाई, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? आरती ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, रघु, ये एहसान नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो और सुमित्रा अब मेरा परिवार। अस्पताल के कमरे में सुमित्रा की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी। उसका चेहरा, जो कुछ हफ्ते पहले पीला और बेजान था, अब हल्की सी रंगत लिए मुस्कुरा रहा था। ऑक्सीजन मास्क हट चुका था और वह धीरे धीरे अपने बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर उसके पास कुर्सी पर बैठा उसका हाथ थामे था, लेकिन उसका मन कहीं और था। आरती की बातें, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में छिपा पुराना स्नेह उसे बार बार अतीत में खींच रहा था। आरती हर शाम सुमित्रा के कमरे में आती। वह अपने डॉक्टर के कोट में नहीं, बल्कि साधारण सलवार कुर्ती में आती, जैसे वह सिर्फ एक पुराना रिश्ता जोड़ने आई हो। एक दिन जब सुमित्रा सो रही थी, आरती ने रघुवीर से कहा, रघु, बाहर चलो, थोड़ा ताज़ा हवा में बात करें। रघुवीर ने सुमित्रा की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर आरती के साथ बाहर गलियारे में चला गया। अस्पताल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दिल्ली की रात में दूर कहीं ट्रैफिक की आवाजें गूंज रही थीं। आरती ने रेलिंग के पास खड़े होकर कहा, रघु, याद है गांव में वो नीम का पेड़? तुम मुझे वहां बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी, लेकिन होठों पर एक फीकी मुस्कान। रघुवीर ने गहरी सांस ली। हाँ, आरती, वो दिन जैसे कल की बात हो। तुम्हें कहानियां सुनाने के बाद मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर घर ले जाता था। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर सब कैसे बिखर गया, पता ही नहीं चला। आरती ने उसकी ओर देखा। हम दोनों गलत थे रघु। मैंने गुस्से में तुम्हें छोड़ दिया और तुमने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब शायद जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। उसकी आवाज में एक अनकही उम्मीद थी। रघुवीर ने उसकी ओर देखा।
जैसे उसकी बातें उसके दिल को छू रही हों। आरती, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया। सुमित्रा मेरी जिंदगी का सहारा बनी, लेकिन तुम मेरे दिल का वो कोना हो जो कभी खाली नहीं हुआ। आरती ने नजरें झुका लीं। रघु, सुमित्रा तुम्हारी जिंदगी है। मैं बस चाहती हूं कि वह ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं जुठला सकती कि तुम्हें देखकर पुरानी यादें फिर से जाग रही हैं। अगले कुछ दिन अस्पताल में एक अजीब सी गर्माहट के साथ बीते। रघुवीर और आरती के बीच बातें अब सिर्फ सुमित्रा के इलाज तक सीमित नहीं थीं। कभी वे पुरानी बातें करते, गांव के मेले, नीम के पेड़ के नीचे बिताए पल, और कभी कभी एक दूसरे की आंखों में खामोश स्नेह तलाशते। एक शाम जब आरती सुमित्रा को दवा दे रही थी, रघुवीर ने अनायास ही कहा, आरती, तुम्हारी वो हंसी, वो आज भी वैसी ही है। आरती ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। और तुम्हारी वो आदत, हर बात में गांव की बातें घुसेड़ देना, वो भी नहीं बदली। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में एक पुराना रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। सुमित्रा, जो अब होश में थी, इन दोनों की बातों को चुपके से देख रही थी। एक दिन उसने रघुवीर से पूछा, रघु, तुम और आरती पहले बहुत करीब थे ना? रघुवीर ने झिझकते हुए सिर हिलाया। हाँ सुमित्रा, वो मेरी पहली पत्नी थी, लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर है। सुमित्रा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। रघु, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कुछ बाकी है। रघुवीर हड़बड़ा गया। नहीं सुमित्रा, तुम गलत समझ रही हो, तुम मेरी जिंदगी हो। सुमित्रा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे कुछ नहीं छीन रही रघु। अगर तुम्हारा दिल आरती के लिए फिर से धड़क रहा है तो उसे रोकना मत। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम खुश रहो। सुमित्रा की बातों ने रघुवीर को और उलझन में डाल दिया। वह आरती के प्रति अपने बढ़ते स्नेह को नकार नहीं सकता था, लेकिन सुमित्रा के प्रति उसकी वफादारी भी कम नहीं थी। एक दिन जब आरती और रघुवीर अस्पताल की कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, आरती ने कहा, रघु, मैं सोच रही हूं कि सुमित्रा के ठीक होने के बाद तुम लोग मेरे साथ मेरे घर रहो। मैं अकेली हूं और शायद हमें एक दूसरे की जरूरत है। उसकी आंखों में एक नरम चमक थी, जैसे वह पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही हो। रघुवीर ने उसकी ओर देखा। आरती, तुमने सुमित्रा की जान बचाई। मैं पहले ही तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन क्या हम सच में पहले जैसा कुछ बना सकते हैं? उसकी आवाज में हिचक थी, लेकिन दिल में एक अनकही चाहत भी। आरती ने हल्के से उसका हाथ छुआ। रघु, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन जो बीत गया उसे भूलकर शायद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुमित्रा के लिए, तुम्हारे लिए, और शायद मेरे लिए भी। उस रात रघुवीर अस्पताल के कमरे में सुमित्रा के पास बैठा था, लेकिन उसका मन आरती की बातों में उलझा था। सुमित्रा ने उसकी बेचैनी भांप ली। रघु, जाओ आरती से बात करो, मैं ठीक हूं। रघुवीर ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उठकर बाहर चला गया। छत पर आरती अकेली खड़ी थी। रघुवीर ने पास जाकर कहा, आरती, मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। क्या हम सच में फिर से? वह रुक गया, शब्दों की तलाश में। आरती ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नम थीं। रघु, मुझे भी डर लगता है, लेकिन जब से तुम फिर से मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे लगता है जैसे मैं फिर से जीना सीख रही हूं। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में एक पुराना प्यार धीरे धीरे फिर से सांस ले रहा था। अस्पताल की छत पर रघुवीर और आरती के बीच की खामोशी अब एक नए रिश्ते की शुरुआत की तरह महसूस हो रही थी। ठंडी हवा में दोनों के दिलों में पुराना प्यार धीरे धीरे फिर से जाग रहा था, लेकिन सुमित्रा के प्रति रघुवीर की जिम्मेदारी और आरती का अपने अतीत के दर्द से जूझना उनके बीच एक अनकही दीवार बनाए हुए था। तभी नीचे से एक नर्स की आवाज आई, डो। आरती, आपको इमरजेंसी में बुलाया जा रहा है। आरती ने रघुवीर की ओर देखा। मुझे जाना होगा रघु, सुमित्रा के पास रहना, मैं जल्दी लौटूंगी। रघुवीर ने सिर हिलाया और वापस सुमित्रा के कमरे की ओर चला गया। सुमित्रा अब जाग रही थी और उसने रघुवीर को देखकर हल्के से मुस्कुराया। रघु, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा कुछ परेशान सा लग रहा है, उसने धीमी आवाज में पूछा। रघुवीर ने झटके से उसकी ओर देखा और फिर नजरें झुका लीं। हाँ, मैं ठीक हूं, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, यही चाहता हूं। लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक समझ थी, जैसे वह रघुवीर के मन की उलझन को पढ़ सकती हो।
अगले दिन सुबह जब रघुवीर सुमित्रा के लिए अस्पताल की कैंटीन से चाय लाने गया तो वहां उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से हुई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने रघुवीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, आप यहां रोज आते हैं ना? मैंने आपको कई बार देखा। रघुवीर ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी पत्नी यहां भर्ती है। उस आदमी ने सिर हिलाया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम है श्यामलाल, मैं यहां अपने बेटे के लिए आता हूं। वो पिछले 1 महीने से यहां भर्ती है। श्यामलाल की आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वह रघुवीर की तकलीफ को समझ रहा हो। रघुवीर ने हल्के से सिर हिलाया और चाय लेकर जाने लगा, लेकिन श्यामलाल ने उसे रोका। रुकिए भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। रघुवीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मदद? लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी एक वक्त में सड़क पर था भाई, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन किसी ने मेरी मदद की और आज मैं एक छोटा सा व्यापार चलाता हूं। आपकी आंखों में वही लाचारी दिखती है जो कभी मेरी थी। उसने अपने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और रघुवीर की ओर बढ़ाया। ये रखिए, इलाज के लिए कुछ काम आएगा। रघुवीर ने झिझकते हुए लिफाफा लिया, लेकिन उसका मन भारी था। मैं ये कैसे ले सकता हूं? मैं आपका एहसान। श्यामलाल ने उसकी बात काट दी। ये एहसान नहीं भाई, ये इंसानियत है। बस इतना वादा करो कि जब तुम्हारी जिंदगी पटरी पर आए तुम भी किसी की मदद करोगे। श्यामलाल की बातों ने रघुवीर के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ पैसे और एक छोटा सा नोट था, जिसमें लिखा था, जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हौसला मत हारना। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। उसने श्यामलाल को धन्यवाद कहा और सुमित्रा के कमरे की ओर चला गया। उसी दिन दोपहर में जब आरती सुमित्रा का चेकअप कर रही थी, रघुवीर ने उसे श्यामलाल के बारे में बताया। आरती, आज एक अजनबी ने मेरी मदद की, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ जाने। आरती ने मुस्कुराकर कहा, रघु, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। शायद ये भगवान का तरीका है हमें बताने का कि हम अकेले नहीं हैं। श्यामलाल अगले कुछ दिनों में रघुवीर से मिलने लगा। वह अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल आता, लेकिन हर बार रघुवीर से बात करता। उसने बताया कि वह एक छोटा सा कपड़े का व्यापार चलाता है और गांव में एक छोटी सी दुकान है। रघु भाई, तुम दर्जी हो ना? मेरी दुकान पर तुम्हारा हुनर काम आ सकता है। सुमित्रा ठीक हो जाए तो मेरे साथ चलो, कुछ काम शुरू कर सकते हैं। रघुवीर के मन में एक नई उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही वह आरती और सुमित्रा के बीच उलझा हुआ था। एक तरफ सुमित्रा थी, जिसने उसकी टूटी जिंदगी को सहारा दिया, और दूसरी तरफ आरती, जिसके साथ उसका पुराना प्यार फिर से जाग रहा था। श्यामलाल की बातों ने उसे एक नया रास्ता दिखाया, लेकिन वह अपने दिल की उलझन को सुलझा नहीं पा रहा था। एक शाम जब आरती और रघुवीर सुमित्रा के कमरे में बैठे थे, सुमित्रा ने धीरे से कहा, रघु, आरती, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को फिर से मौका दो। मैं तुम्हारे बीच का प्यार देख सकती हूं। उसकी बातों ने दोनों को चौंका दिया। रघुवीर ने कहा, सुमित्रा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कैसे? सुमित्रा ने उसका हाथ थाम लिया। रघु, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। मेरी बीमारी ने तुम्हें पहले ही बहुत दुख दिया। अगर तुम्हारा दिल आरती के साथ है तो उसे रोकना मत। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। आरती की आंखें नम हो गईं। सुमित्रा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरे लिए परिवार हो। मैं तुम्हारा इलाज सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि रघु मेरे अतीत का हिस्सा है। तुम मेरे लिए उतनी ही अहम हो। उसी पल दरवाजा खुला और श्यामलाल अंदर आया। उसने कमरे का माहौल भांप लिया और हल्के से मुस्कुराया। रघु भाई, सुमित्रा जी, मैं बस ये कहने आया कि मेरा बेटा अब ठीक हो रहा है और मैंने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर कुछ नया शुरू करें। रघु, तुम और सुमित्रा मेरे साथ गांव चलो। वहां मेरी दुकान में तुम्हारा हुनर काम आएगा। और आरती, आप चाहें तो वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोल सकती हैं। श्यामलाल की बात ने कमरे में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। रघुवीर, आरती और सुमित्रा एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद यह एक नई शुरुआत थी, न सिर्फ उनके रिश्तों की बल्कि उनकी जिंदगी की भी। अस्पताल के कमरे में श्यामलाल की बात ने जैसे समय को थाम लिया था। रघुवीर, आरती और सुमित्रा के चेहरों पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया,
लेकिन उस सन्नाटे में एक नई उम्मीद की गूंज थी। श्यामलाल की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह न सिर्फ उनकी तकलीफ को समझ रहा हो, बल्कि उनके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का रास्ता भी दिखा रहा हो। सोच लो रघु भाई, श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया है, इसे यूं ही जाने मत देना। फिर वह धीरे से कमरे से बाहर चला गया, जैसे जानबूझकर उन्हें आपस में बात करने का वक्त देना चाहता हो। रघुवीर सुमित्रा की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी। रघु, सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहा। अगर तुम्हारा दिल अब भी आरती के लिए धड़कता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने दर्द को प्यार की भेंट चढ़ा रही हो। रघुवीर का गला रुंध गया। सुमित्रा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन सुमित्रा ने उसका हाथ थाम लिया। रघु, प्यार छोड़ने की चीज नहीं, ये बांटने की चीज है। मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। आरती, जो अब तक चुप थी, ने आखिरकार बोलना शुरू किया। सुमित्रा, तुम्हारी ये बातें मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी उदारता से मेरे और रघु के अतीत को स्वीकार करोगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक गहरी कृतज्ञता थी। मैं वादा करती हूं सुमित्रा, तुम मेरे लिए हमेशा परिवार रहोगी। उस रात जब सुमित्रा सो गई, रघुवीर और आरती फिर से अस्पताल की छत पर खड़े थे। दिल्ली की रात अब और ठंडी हो चली थी, लेकिन उनके बीच की बातें एक गर्माहट लिए थीं। रघुवीर ने धीरे से कहा, आरती, तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद वो पहली दिवाली? तुमने मेरे लिए मिट्टी का दिया बनाया था। मैंने उसे सालों तक संभाल कर रखा। आरती की आंखें चमक उठीं। और तुमने उस रात मुझे वो कांच की चूड़ियां दी थीं। मैंने उन्हें तलाक के बाद भी रखा। रघु, हर बार उन्हें देखकर तुम्हारी याद आती थी। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। आरती, रघुवीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो शायद हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुमित्रा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आरती ने नजरें झुका लीं। रघु, मुझे डर लगता है। हमने एक बार सब खो दिया था। अगर फिर से... उसकी आवाज कांप रही थी। रघुवीर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। इस बार हम साथ हैं आरती। सुमित्रा भी हमारे साथ है, और शायद श्यामलाल जैसे लोग भी, जो हमें जिंदगी का मतलब सिखा रहे हैं। अगले दिन श्यामलाल फिर से अस्पताल आया। इस बार वह अपने बेटे 15 साल के राहुल को साथ लाया था। राहुल एक गंभीर बीमारी से उबर रहा था, और उसकी मुस्कान में एक नई जिंदगी की चमक थी। श्यामलाल ने रघुवीर और आरती को राहुल से मिलवाया। ये मेरा बेटा है। डॉक्टरों ने कहा था कि ये शायद न बचे, लेकिन इसकी हिम्मत और आप जैसे डॉक्टरों ने इसे नई जिंदगी दी। राहुल ने शर्माते हुए आरती को धन्यवाद कहा। मैम, मेरे पापा कहते हैं कि आप जैसे लोग भगवान का रूप होते हैं। आरती ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। राहुल, भगवान तुम्हारे पापा जैसे लोगों में भी बसता है, जो दूसरों की मदद करते हैं। श्यामलाल ने रघुवीर की ओर देखा। रघु भाई, मैंने गांव में अपनी दुकान के लिए एक छोटा सा हिस्सा तैयार किया है। तुम वहां सिलाई का काम शुरू कर सकते हो। और आरती, मैं गांव वालों से बात कर रहा हूं। वो सब चाहते हैं कि आप वहां एक क्लिनिक खोलें। उसकी बातों में एक ऐसी सादगी थी जो रघुवीर और आरती के दिल को छू गई। उसी शाम जब सुमित्रा को कुछ देर के लिए बाहर टहलाने ले जाया गया, रघुवीर और आरती फिर से सुमित्रा के कमरे में अकेले थे। रघुवीर ने हल्के से कहा, आरती, श्यामलाल की बातें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी हमें एक नया रास्ता दिखा रही है। क्या तुम सच में गांव चलोगी? मेरे साथ, हमारे साथ? आरती ने एक गहरी सांस ली। रघु, मैं गांव चलूंगी। सुमित्रा के लिए, तुम्हारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये वादा करो कि इस बार हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा, और उसकी आंखों में वही पुराना प्यार दिखा जो कभी गलत फहमियों में दब गया था। मैं वादा करता हूं आरती, इस बार हम साथ रहेंगे। सुमित्रा जब कमरे में लौटी तो उसने दोनों के चेहरों पर एक नई चमक देखी। उसने मुस्कुराकर कहा, रघु, आरती, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ।
मैं तुम्हारी जिंदगी में बाधा नहीं बनना चाहती। रघुवीर ने उसका हाथ थाम लिया। सुमित्रा, तुम बाधा नहीं, हमारी ताकत हो। हम तीनों एक परिवार हैं और शायद श्यामलाल और राहुल भी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी दर्द की नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की गर्माहट से भरी थी। बाहर खिड़की से आती हल्की धूप और ठंडी हवा जैसे कह रही थी कि जिंदगी के तूफान अब थम रहे हैं। उसी शाम, जब सुमित्रा को कुछ देर के लिए बाहर टहलाने ले जाया गया, रघुवीर और आरती फिर से सुमित्रा के कमरे में अकेले थे। रघुवीर ने हल्के से कहा, आरती, श्यामलाल की बातें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी हमें एक नया रास्ता दिखा रही है। क्या तुम सच में गांव चलोगी? मेरे साथ? हमारे साथ? आरती ने एक गहरी सांस ली। रघु, मैं गांव चलूंगी, सुमित्रा के लिए, तुम्हारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये वादा करो कि इस बार हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में वही पुराना प्यार दिखा जो कभी गलत फहमियों में दब गया था। मैं वादा करता हूं आरती, इस बार हम साथ रहेंगे। सुमित्रा जब कमरे में लौटी तो उसने दोनों के चेहरों पर एक नई चमक देखी। उसने मुस्कुराकर कहा, रघु, आरती, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी में बाधा नहीं बनना चाहती। रघुवीर ने उसका हाथ थाम लिया। सुमित्रा, तुम बाधा नहीं, हमारी ताकत हो। हम तीनों एक परिवार हैं और शायद श्यामलाल और राहुल भी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी दर्द की नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की गर्माहट से भरी थी। बाहर खिड़की से आती हल्की धूप और ठंडी हवा जैसे कह रही थी कि जिंदगी के तूफान अब थम रहे हैं। उसी दोपहर श्यामलाल फिर से अस्पताल आया। इस बार वह अपने बेटे राहुल के साथ नहीं, बल्कि कुछ कागजात और एक छोटा सा बैग लेकर आया। उसने रघुवीर, आरती और सुमित्रा को एक साथ बैठाया। रघु भाई, मैंने गांव में अपनी दुकान के पास एक छोटा सा घर किराए पर लिया है। तुम और सुमित्रा वहां रह सकते हो। और डॉ आरती, गांव वालों ने आपके लिए एक छोटा सा कमरा तैयार किया है जहां आप क्लिनिक शुरू कर सकती हैं। रघुवीर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। श्यामलाल भाई, आप इतना सब हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? श्यामलाल ने हल्के से हंसकर कहा, रघु, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मेरी पत्नी को मैं बीमारी की वजह से नहीं बचा सका, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो लगा कि शायद तुम लोगों को एक नया मौका देकर मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकता हूं। उसकी बातों ने तीनों के दिल को छू लिया। आरती ने कहा, श्यामलाल जी, आपने हमें सिर्फ मदद नहीं दी, बल्कि एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाया। मैं गांव चलूंगी। मैं चाहती हूं कि वहां के लोग जो इलाज से वंचित हैं, उन्हें सस्ती और अच्छी देखभाल मिले। कुछ हफ्तों बाद सुमित्रा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज का दिन आया। रघुवीर, आरती और सुमित्रा तीनों अस्पताल के गेट पर खड़े थे। ठंडी हवा में धूप की गर्मी जैसे उनके नए सफर को आशीर्वाद दे रही थी। श्यामलाल ने उन्हें अपनी पुरानी जीप में गांव ले जाने का इंतजाम किया था। राहुल भी साथ था और उसकी मुस्कान कमरे में एक नई ऊर्जा ले आई। गांव पहुंचने पर रघुवीर की आंखें उस नीम के पेड़ को देखकर नम हो गईं, जो अब भी गांव के किनारे खड़ा था। वह वही पेड़ था जहां वह और आरती बचपन में खेला करते थे और जहां उनकी शादी के बाद भी कई यादें बनी थीं। श्यामलाल ने उन्हें अपने घर ले जाया, जो सादा लेकिन साफ सुथरा था। पास ही एक छोटा सा कमरा था जिसे गांव वालों ने आरती के क्लिनिक के लिए तैयार किया था। रघुवीर ने श्यामलाल की दुकान में सिलाई का काम शुरू किया। उसका हुनर जल्दी ही गांव वालों के बीच मशहूर हो गया। सुमित्रा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा सिलाई समूह शुरू किया, जिसमें वह बच्चों के लिए कपड़े बनाती थी। आरती का क्लिनिक गांव वालों के लिए वरदान बन गया। वह दिन रात मरीजों को देखती और उसकी मुस्कान हर किसी के लिए उम्मीद की किरण थी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, रघुवीर और आरती नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। सुमित्रा पास ही एक कुर्सी पर बैठी गांव के बच्चों को कहानी सुना रही थी। रघुवीर ने आरती की ओर देखा और कहा, आरती, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने सोचा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम और सुमित्रा, तुम दोनों ने मुझे एक नया परिवार दिया। आरती ने उसका हाथ थाम लिया। रघु, ये परिवार तुमने बनाया, तुमने मुझे फिर से अपने पास बुलाया। और सुमित्रा, उसकी उदारता ने हमें एक नया रास्ता दिखाया।
दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून था। सुमित्रा ने दूर से उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने बच्चों को कहानी खत्म करने के लिए कहा और धीरे धीरे उनके पास आई। रघु, आरती, उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं गांव में रहूंगी। मैं यहाँ की महिलाओं के साथ काम करूंगी और तुम दोनों को अपने प्यार को फिर से जीने का मौका दूंगी। लेकिन वादा करो, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। रघुवीर और आरती ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सुमित्रा के पास जाकर उसे गले लगा लिया। सुमित्रा, तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। हम कभी अलग नहीं होंगे, रघुवीर ने कहा। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ। आरती का क्लिनिक अब पूरी तरह स्थापित हो चुका था और श्यामलाल की दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकानों में से एक थी। रघुवीर और आरती ने फिर से एक साधारण समारोह में शादी कर ली। सुमित्रा ने अपनी मर्जी से उनकी शादी में सबसे आगे रहकर हर रस्म को पूरा किया, जैसे वह उनकी बहन हो। श्यामलाल और राहुल ने भी समारोह में हिस्सा लिया और गांव वालों ने इस नए परिवार को अपने दिल से गले लगाया। नीम के पेड़ के नीचे, जहां कभी रघुवीर और आरती की कहानी शुरू हुई थी, अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। रघुवीर ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, पिताजी, देखो, आपका परिवार फिर से पूरा हो गया। सुमित्रा पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने धीरे से कहा, रघु, आरती, ये प्यार और परिवार ही जिंदगी का असली मोल है। सूरज की आखिरी किरणें गांव पर पड़ रही थीं और नीम के पेड़ की छांव में तीनों एक साथ खड़े थे, रघुवीर, आरती और सुमित्रा। श्यामलाल और राहुल भी पास ही थे और गांव की हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। जिंदगी के तूफानों ने उन्हें अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन प्यार, उदारता और इंसानियत ने उन्हें फिर से जोड़ दिया था।